अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लेक्चर नंबर 8 स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने कॉन्टिन्यूटी पढ़ी और उसकी हमने एक्सरसाइज की। ये एक्सरसाइज हमारे पास है एफ ऑफ जी इक्वल्स टू 1 माइनस जी मॉड व्हेन जी मॉड लाई बिटवीन 0 to 1/2 एंड जी मॉड माइनस 1 व्हेन जी मॉड लाई बिटवीन 1/2 to 1। आपने इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है एट 1/2 पर, या आपने मुझे चेक करके बताना है कि कॉन्टिन्यूस है या फिर नहीं। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो हमारे पास है डेरिवेटिव। डेरिवेटिव जैसे हमने कैलकुलस 1 में पढ़ा, जैसे हमने रियल एनालिसिस में पढ़ा, बिल्कुल उसी तरह से हम यहाँ पर कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के लिए ना डेरिवेटिव पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर मेरे पास मेरा फंक्शन जो है डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट पॉइंट, किसी पॉइंट पे अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो वो मैं कैसे कैलकुलेट करती थी। कैलकुलस रिवाइज करें, एफ ऑफ जी नॉट is equals to limit z approaches to z naught f of z minus f of z naught divided by z minus z naught। इसको हमने क्या कहा था, ये हमारे पास इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज होता है। ठीक है, और अगर हम इसको मजीद एक्सपेंड करना चाहें तो मैं इसे एक न्यू वेरिएबल के अंदर एक्सप्रेस कर देती हूँ। लेट डेल्टा z विच इज इक्वल्स टू z माइनस z नॉट, देन मेरे पास मेरा डेरिवेटिव क्या होगा, लिमिट डेल्टा z अप्रोचेस टू 0 f ऑफ z नॉट प्लस डेल्टा z माइनस f ऑफ z नॉट डिवाइडेड बाय डेल्टा z। ठीक है, एक हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन की ये डेफिनेशन आ गई, एक हमारे पास ये आ गई। ठीक है, लिमिट फॉर्म के अंदर अगर हम इसे इन एप्सिलॉन एंड डेल्टा नेबरहुड के लिए लिखना चाहें, फॉर एनी epsilon greater than 0 there exists a positive integer delta which is also greater than 0 such that, कैसे लिखते थे हम, मैं ये इक्वेशन नंबर 1 जो है, ये जो मेरी फर्स्ट डेरिवेटिव का फॉर्मूला बना है, इसको मैं इन दी फॉर्म ऑफ एप्सिलॉन एंड डेल्टा नेबरहुड के अंदर लिखती हूँ। f of z minus f of z naught divided by z minus z naught minus f of z naught less than epsilon whenever z minus z naught less than delta। ठीक है, ये तो हमने सिंपल अपनी डेफिनेशंस को देख लिया। ओके, और हमने क्या कहा था कि जो हमारे पास हमारा डेरिवेटिव होता है उसको हम डी एफ ओवर डी जी भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपकी बुक में जो फॉर्म यूज हो रही है, आपके फंक्शन को डब्ल्यू कहा जा रहा है तो डी डब्ल्यू बाई डी जी कहा जा रहा है। आपको पता है इसे लिमिट फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो हम यूं लिखेंगे, लिमिट डेल्टा जी अप्रोचेस टू 0 डेल्टा डब्ल्यू बाय डेल्टा जी। इस फॉर्म के अंदर हम इसको लिखेंगे। ओके, अब मुझे क्या करना है, अब हम यहाँ पे इसके कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। आपकी बुक के अंदर जो एग्जांपल नंबर 1 दी हुई है, आपको एफ ऑफ जी जो है वो जी स्क्वायर दिया गया है, आपने इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। आपके पास क्या है, डी डब्ल्यू बाय डी जी इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा जी अप्रोचेस टू 0। सिंपल डेरिवेटिव की डेफिनेशन अप्लाई कर दें, एफ ऑफ जी प्लस डेल्टा जी माइनस एफ ऑफ जी डिवाइडेड बाय डेल्टा जी। ठीक है, ये आपके पास कैलकुलस 1 में आप ये सारा काम कर चुके हैं। एफ ऑफ जी आपके पास अगर जी स्क्वायर है तो एफ ऑफ जी प्लस डेल्टा जी आपके पास जी प्लस डेल्टा जी होल स्क्वायर होगा। पुट कर दें, लिमिट डेल्टा जी अप्रोचेस टू 0 जी प्लस डेल्टा जी होल स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर डिवाइडेड बाय डेल्टा जी। पुट कर इसे ओपन कर दें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab।
z square plus delta z square plus 2z delta z minus z square divided by delta z square से कैंसल, डेल्टा z से कैंसल हो जाएगा। आपके पास जो है आपका 2z आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिंपल डेरिवेटिव है, आपको वैसे भी पता है। ठीक है, यहाँ बस हमने क्या कर दिया है, फंक्शन ले लिया है कम्प्लेक्स वेरिएबल का। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 हमारे पास जो है ये आप लोग करेंगे f of z इक्वल्स टू 1/z, मैं आपको दे देती हूँ। एग्जाम्पल नंबर 3 हमारे पास है f of z इक्वल्स टू z कॉन्जुगेट। ठीक है, z कॉन्जुगेट है हमारा, हम अपनी डेफिनेशन अप्लाई कर देते हैं dw/dz। जस्ट मैं इसे डायरेक्ट कर लेती हूँ थोड़ा सा। f of z मेरे पास z कॉन्जुगेट है, तो f of z प्लस डेल्टा z मेरे पास z प्लस डेल्टा z होल कॉन्जुगेट हो जाएगा। इसको ओपन करेंगे तो ये आपके पास बनेगा डेल्टा z कॉन्जुगेट बाय डेल्टा z लिमिट डेल्टा z अप्रोचेस टू 0। अब हमें इसको चेक करना है इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं। लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो ये डिफरेंशिएबल होगा ना। अगर आपको याद हो, हमने एक क्वेश्चन किया था लिमिट z अप्रोचेस टू 0 z कॉन्जुगेट ओवर z। ठीक है, और हमने इसको प्रूव किया था कि जो इसकी लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं करती। इसका मतलब है कि जब हम ये एक एग्जाम्पल कर चुके हैं तो हमारे पास जो ये फंक्शन दिया हुआ है ये फंक्शन भी डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, आपने ये याद रखना है कि हमारे पास जब ये हम इस तरह का एक क्वेश्चन कर चुके हैं, आपने वही सारा प्रोसेस इसमें करना होगा। हमने उसमें क्या कहा था, एक हमने रियल एक्सिस पे लिमिट ली थी, एक हमने जो है वो इमेजिनरी एक्सिस पे लिमिट ली थी। बिल्कुल उसी तरह से हमें यहाँ पे भी करना है। ठीक है, ये बिल्कुल हमारा वही पैटर्न रहेगा कि डेल्टा जी ऑरिजिन को हमारा अप्रोच कर रहा है तो वो हॉरिजेंटली करेगा या वर्टिकली करेगा। मैं इसे फिर भी एक बार जो है आपके सामने रिपीट कर देती हूँ कि मेरे पास इस तरह से था डेल्टा जी। ठीक है, उसने 0 की तरफ अप्रोच करना है। आपके पास लिमिट क्या है, डेल्टा जी अप्रोचेस टू 0। डेल्टा जी के अंदर 2 कंपोनेंट्स हैं, डेल्टा एक्स एंड डेल्टा वाई। अगर हम इसको हॉरिजेंटली देखना चाहते हैं या वर्टिकली देखना चाहते हैं, अगर हम इसे वर्टिकली देखेंगे तो मेरे पास डेल्टा एक्स 0 होगा और मैं इसको जस्ट वाई कंसीडर करूंगी। अगर मैं इसे हॉरिजेंटली देखना चाहूंगी तो मेरे पास डेल्टा वाई 0 होगा और मैं डेल्टा एक्स कंसीडर करूंगी। ये मेरा रियल एक्सिस है। ठीक है, और ये मेरा इमेजिनरी एक्सिस है। तो अगर आपने इसको रियल एक्सिस पे देखना है तो डेल्टा एक्स अप्रोच करेंगे 0 को, और अगर इमेजिनरी एक्सिस पे देखना है डेल्टा वाई करेंगे 0 को अप्रोच। जब डेल्टा एक्स 0 को अप्रोच करेंगे डेल्टा वाई को 0 लिखेंगे। जब डेल्टा वाई 0 को अप्रोच करेगा तो डेल्टा एक्स को 0 कहेंगे। ठीक है, आपके ये 2 केसेस बनेंगे। थर्ड केस आपके पास y इक्वल्स टू एम एक्स वाला बनेगा। ठीक हो गया, ओके। इसके बाद हमारे पास एक और एग्जांपल है, वो भी बिल्कुल इसी तरह से हमें चेक करना है कि वो हमारे पास डिफरेंशिएबल है या फिर नहीं। ठीक है, हमें यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, एग्जांपल नंबर 4 के फंक्शन जो है हमें दे दिया z mod स्क्वायर। अब हमें कहा गया है चेक करें कि ये क्या डिफरेंशिएबल है। ओके, हम इस पे अपनी डेफिनेशन अप्लाई कर देते हैं। लिमिट डेल्टा z अप्रोचेस टू 0 f of z plus delta z minus f of z divided by delta z, ये हमारी डेफिनेशन होती है। वैल्यूज पुट कर दें। लिमिट डेल्टा z अप्रोचेस टू 0 z प्लस डेल्टा z mod स्क्वायर माइनस z mod स्क्वायर डिवाइडेड बाय डेल्टा z। अब z mod स्क्वायर का आपको फॉर्मूला प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए। z mod स्क्वायर इक्वल होता है z इंटू जी कॉन्जुगेट के। वैल्यू पुट कर दें, प्रॉपर्टी अप्लाई कर लें। लिमिट डेल्टा z अप्रोचेस टू 0 z प्लस डेल्टा z प्लस डेल्टा z का कॉन्जुगेट माइनस z इंटू जी कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय डेल्टा z।
ओके, आपको पता है यहाँ पे प्रॉपर्टी अगेन बताएंगे कि Z1 प्लस Z2 कॉन्जुगेट इक्वल होता है Z1 कॉन्जुगेट Z2 कॉन्जुगेट। ये आपने अप्लाई कर देनी है। ओके, हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। प्रोडक्ट हमारे पास आ जाएगा Z इंटू Z कॉन्जुगेट, Z इंटू डेल्टा Z कॉन्जुगेट, और हमारे पास आ जाएगा डेल्टा Z इंटू Z कॉन्जुगेट, और हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा प्लस डेल्टा Z इंटू डेल्टा Z कॉन्जुगेट, Z इंटू Z कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय डेल्टा Z। ये वाला Z कॉन्जुगेट इस Z इंटू Z कॉन्जुगेट से कैंसिल हो जाएगा। लिमिट डेल्टा Z अप्रोचेस टू 0, ये हम लिखते हैं, ये हमारे पास बना Z इंटू डेल्टा Z कॉन्जुगेट बाय डेल्टा Z। डेल्टा Z से कैंसिल हो जाएगा, Z कॉन्जुगेट बनेगा। डेल्टा Z से कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा Z कॉन्जुगेट बचेगा। ये हमारे पास वैल्यूज जो है वो बच गए। अब हमें क्या करना है, देखिए अगेन हमारे पास यहाँ पे यही चीज बन गई है, लेकिन अब हमें चेक करना पड़ेगा कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही। और अगर मेरी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो वो किस कंडीशन पे एग्जिस्ट कर रही है, क्या कंडीशन होगी कि मेरा फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल होगा। देखें अगेन आपके पास ये वही फॉर्म बन गई है, ठीक है, जो कि हम कहते हैं जिस पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। अब मैं क्या करती हूँ, अगेन मेरे पास जो डेल्टा Z है वो मेरे ओरिजिन को अप्रोच कर रहा है। अगर ओरिजिन को अप्रोच कर रहा है तो ओरिजिन को अप्रोच करने के मेरे पास टू वेज हैं। एक मेरे पास वर्टिकल वे है, एक मेरे पास हॉरिजॉन्टल वे है। हॉरिजॉन्टल पे रियल एक्सिस है, यहाँ पे इमेजिनरी एक्सिस है। अगर मैं इमेजिनरी एक्सिस के थ्रू ओरिजिन को अप्रोच करूंगी तो डेल्टा एक्स को 0 लूंगी, रियल एक्सिस के थ्रू करूंगी तो डेल्टा वाई को 0 लूंगी। ठीक है, ओके, हम इसका केस 1 सबसे पहले कर लेते हैं। ठीक है, डेल्टा Z मेरे पास है डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई अयोटा। डेल्टा Z 0 को जब अप्रोच करेगा तो डेल्टा Z हो जाएगा डेल्टा एक्स प्लस 0 अयोटा। ठीक है, क्योंकि हम अगर अभी रियल एक्सिस पे है ना, रियल एक्सिस का हमने केस लिया हुआ है, और हम हमारी जो अगर डेल्टा Z अप्रोच कर रहा है 0 को, इसका मतलब डेल्टा एक्स अप्रोच कर रहा है 0 को। ओके, लिमिट अप्लाई कर दे। लिमिट आपकी हो चुकी है डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0। देखिए z पे हमारी लिमिट नहीं लग रही, हमने जस्ट डेल्टा z को देखना है। डेल्टा z हमारे पास अब है डेल्टा एक्स प्लस 0 अयोटा, तो डेल्टा z का जो कॉन्जुगेट होगा वो डेल्टा एक्स प्लस 0 अयोटा का कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स प्लस 0 अयोटा। ठीक है, प्लस z कॉन्जुगेट एज इट इज, डेल्टा z कॉन्जुगेट के अंदर डेल्टा एक्स प्लस 0 अयोटा का कॉन्जुगेट। ठीक है, अब देखें ये कॉन्जुगेट जब हम खत्म करेंगे, इसे मैं नेक्स्ट कर लेती हूँ। हमारे पास आया लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, z डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा एक्स प्लस z कॉन्जुगेट प्लस डेल्टा एक्स से कैंसिल 1 बन जाएगा, डेल्टा एक्स पे लिमिट अप्लाई होगी तो ये 0 आ जाएगा, तो मेरे पास z प्लस z कॉन्जुगेट हो गया। ठीक है, केस 2 क्या है, जब हम इमेजिनरी एक्सिस पर हैं, इमेजिनरी एक्सिस पे हैं तो डेल्टा z मेरे पास है डेल्टा वाई अयोटा। ठीक है, यानी कि अब अगर डेल्टा z 0 को अप्रोच करेगा तो डेल्टा वाई 0 को अप्रोच कर रहा है, लिमिट हमारी चेंज हो जाएगी। डेल्टा वाई अप्रोचेस टू 0, क्या था z, डेल्टा z कॉन्जुगेट 0 प्लस अयोटा डेल्टा वाई कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय 0 प्लस अयोटा डेल्टा वाई। ठीक है, यहाँ पे z कॉन्जुगेट और यहाँ पे डेल्टा z का कॉन्जुगेट था, ऐसे आ जाएगा। ओके, ये क्या बना मेरे पास, लिमिट डेल्टा वाई अप्रोचेस टू 0, z माइनस अयोटा डेल्टा वाई बाय अयोटा डेल्टा वाई, z कॉन्जुगेट माइनस अयोटा डेल्टा वाई। लिमिट अप्लाई कर देंगे, ये -1 बन जाएगा, माइनस z प्लस z कॉन्जुगेट आ जाएगा। ठीक है, ठीक है,
अब हमारे पास क्या है कि हमने क्या करना है कि अब हमारे पास एक अब किस केस के अंदर हमारी लिमिट एग्जिस्ट करेगी, किस केस में हमारे पास ये डिफरेंशिएबल होगा। ये तो सिर्फ तभी डिफरेंशिएबल होगा जब हमारी लिमिट जो है वो एग्जिस्ट कर जाए। उसका क्या क्राइटेरिया था कि ये दोनों हमारे पास इक्वल होने चाहिए। तो सो वी मस्ट हैव z plus z conjugate equals to minus z plus z conjugate। z conjugate से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे मेरे पास क्या बचा, z इक्वल्स टू माइनस z, इन्हें ऐड कर दें 2z 0। इसका मतलब है कि हमारा फंक्शन सिर्फ तब डिफरेंशिएबल होगा जब z हमारे पास 0 है। तो क्या हो गया, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट origin और when z equals to 0। तो ये हमारे पास एक ऐसा फंक्शन हमें मिला, ठीक है, z mod स्क्वायर, जो कि हमारे पास जस्ट origin पर जो है वो डिफरेंशिएबल है। ठीक है, ये हमें ऐसा फंक्शन मिला कि जो सिर्फ डिफरेंशिएबल है एट z इक्वल्स टू 0 पर। तो यहाँ से हमें क्या रिजल्ट मिला, यहाँ से हमें ये रिजल्ट मिला कि अगर हमारा फंक्शन किसी एक पॉइंट पर डिफरेंशिएबल हो तो इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि वो उसके नेबरहुड वाले पॉइंट्स पर भी डिफरेंशिएबल होगा। तो यहाँ से हमें क्या रिजल्ट मिलता है, अ फंक्शन कैन बी डिफरेंशिएबल at a point but not on any neighborhood of that point। ठीक है, ओके, एक तो हमें ये हमें रिजल्ट मिल गया। फिर हमें एक और रिजल्ट मिल रहा है, देखें, एफ ऑफ जी मेरे पास है जी मॉड स्क्वायर। इसका मतलब ये इक्वल हुआ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 0 आयोटा का। यानी कि जो मेरा रियल पार्ट है वो मेरे पास है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और जो मेरा इमेजिनरी पार्ट है वो मेरे पास 0 है। अब जो मेरे कंपोनेंट्स हैं मेरे कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन के, मुझे वो दिख रहा है कि उसके जो पार्शियल डेरिवेटिव है वो एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो कॉन्टिन्यूस है। इसका मतलब है कि जब हमारे पास एक फंक्शन जिसके पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहे हों और उसके कॉन्टिन्यूस पार्शियल डेरिवेटिव हो, ठीक है, तो वो ये बिल्कुल इम्प्लाई नहीं करता कि एक फंक्शन जिसके कॉन्टिन्यूस पार्शियल डेरिवेटिव हैं, एक फंक्शन जिसके कंपोनेंट्स के पार्शियल डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूस पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहे हो, इसका ये इम्प्लाई नहीं है कि वो फंक्शन खुद भी डिफरेंशिएबल हो। ठीक है, अब हमें यहाँ से क्या पता चला कि हमारा ये फंक्शन था, इसका ये जो कंपोनेंट्स हैं यू एक्स वाई एंड वी एक्स वाई, इसके पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन ये फंक्शन खुद डिफरेंशिएबल है। ठीक है, थर्ड पे हमें क्या रिजल्ट मिलता है, ठीक है, देखें, अब हमें यहाँ पे ये भी पता लगा कि जो फंक्शन है अगर वो खुद कॉन्टिन्यूस है तो जरूरी नहीं है कि वो डिफरेंशिएबल भी हो। ठीक है, तो इट्स मीन्स कंटिन्यूटी डज नॉट इम्प्लाई द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ दैट फंक्शन। ओके, कैसे, ओके, देखिए, हमारा फंक्शन एक हमें जो फंक्शन है कम्प्लेक्स वेरिएबल, इसका देखने से पता लग रहा है इसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो 0 है, रियल पार्ट के एक पॉलिनोमियल टाइप फंक्शन आ रहा है। और हमने बात की थी पॉलिनोमियल एक कॉम्प्लेक्स इंटायर कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर कॉन्टिन्यूस होता है। ठीक है, ये तो काम हमने देख लिया कि जो u और v है वो हमारे पास हर पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस है, लेकिन वो 0 के अलावा किसी और पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं है। अच्छा, अगर अब हमें यही चीज प्रूव करने के लिए दे दी जाए
यहाँ पे तो हमें ये पता लग गया कि हर कॉन्टिन्यूस फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा, जैसे हमने कैलकुलस में किया, जैसे हमने रियल एनालिसिस में किया, रियल फंक्शंस के लिए किया, वैसे ही हम कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शंस के लिए कह रहे हैं कि कॉन्टिन्यूटी जो है वो इम्प्लाई नहीं करती कि फंक्शन डिफरेंशिएबल भी होगा। एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस बट एवरी कॉन्टिन्यूस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। अब हमें ये चीज तो पता लग गई, अब हम इसको प्रूव करते हैं कि हमारे पास हर डिफरेंशिएबल फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूस होता है। तो यहाँ पे जो है मैं एक थ्योरम की स्टेटमेंट हम लिख लेते हैं। क्या थ्योरम है हमारे पास कि अगर मेरे पास मेरा फंक्शन डिफरेंशिएबल है किसी पॉइंट z0 पर, तो वो उस पॉइंट पर कॉन्टिन्यूस भी होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए, अगर मैं यहाँ पे एक फंक्शन लेती हूँ जो कि मेरे पास डिफरेंशिएबल है, लिमिट z अप्रोचेस टू z0 f ऑफ z माइनस f ऑफ z0, में इसे जो है अपनी डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन के अंदर कन्वर्ट करती हूँ डेरिवेटिव की। लिमिट z अप्रोचेस टू z0 f ऑफ z माइनस f ऑफ z0, यहाँ पे मैंने क्या किया, z माइनस z0 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, z माइनस z0 से डिवाइड भी कर दिया। लिमिट अप्लाई कर देते हैं। f of z minus f of z0 divided by z minus z0, ठीक है। लिमिट z approaches to z0 z minus z0, ये आपके पास आपके डेरिवेटिव की डेफिनेशन बन गई। इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे, जीरो हो जाएगा, ये आपके पास जीरो आ गया। ठीक है, इसका मतलब है लिमिट z approaches to z0 f of z minus f of z0 आपके पास आता है जीरो। या इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि एक कांस्टेंट फंक्शन का जो डेरिवेटिव होता है वो जीरो होता है। ओके, यहाँ से लिमिट अप्लाई कर दे बोथ साइड पर। लिमिट z अप्रोचेस टू z0 f ऑफ z माइनस लिमिट z अप्रोचेस टू z0, इसमें तो हमारे पास z है ही नहीं तो लिमिट अप्लाई नहीं होगी। लिमिट तो जस्ट उन पे अप्लाई होती है जिसके अंदर वो वेरिएबल आ रहा हो। तो यहाँ पर इसको हम इस साइड पे ले आते हैं, ये हमारे पास लिमिट की कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। एक्चुअल वैल्यू ऑफ फंक्शन एट दैट पॉइंट इज इक्वल्स टू द लिमिट वैल्यू ऑफ दैट फंक्शन। ठीक है, ये हमारी कॉन्टिन्यूटी की थी। ये हमने प्रूव कर दिया कि एक फंक्शन जो कि डिफरेंशिएबल है z0 पर वो कॉन्टिन्यूस भी होगा। अच्छा, अब हमसे ये कहा जाता है कि आप हमें एग्जाम्पल से ये प्रूव करें कि एक फंक्शन जो है वो आपके पास आप एक फंक्शन दें जो कि हमारे पास क्या हो, कॉन्टिन्यूस तो हो लेकिन वो डिफरेंशिएबल ना हो। तो देखिए, अभी हमने एक क्वेश्चन किया यहाँ पर, यही वाला हमने जी मॉड स्क्वायर वाला जो क्वेश्चन किया, इसके अंदर हमने यहाँ पे ये प्रूव किया कि ये जो हमारा फंक्शन है ये सिर्फ z जीरो पर डिफरेंशिएबल है और ये हमारे पास कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर है। तो इसका मतलब है हम ये एग्जांपल जो है वो यूज कर सकते हैं, लेकिन हमें इसको प्रूव करना होगा कि ये कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, अगर मुझे ये चीज प्रूव करनी है कि ये मेरा फंक्शन जो है वो मेरे पास कॉन्टिन्यूस है, तो मुझे क्या करना होगा, इसकी जस्ट कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन जो है वो इस पे अप्लाई करनी होगी। ओके, मैं इसे यहाँ पे प्रूव कर देती हूँ कि जो मेरा फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस है। क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, f ऑफ z इक्वल्स टू z मॉड स्क्वायर। मेरी कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन क्या थी, एप्सिलॉन डेल्टा नेबरहुड वाली में लेकर चलती हूँ। f ऑफ z माइनस f ऑफ z नॉट मॉड लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर z माइनस z नॉट मॉड लेस देन डेल्टा। ठीक है, मुझे ये चीज बनानी है, ये मेरी बन जाती है तो इसका मतलब है मेरा ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। मैं यहाँ पे लेट कर लेती हूँ कि मेरे पास जो f ऑफ z है वो अगर z मॉड है तो f ऑफ z मॉड नॉट होगा, z नॉट मॉड होगा। तो मैं ये साइड कंसीडर कर लेती हूँ। f ऑफ z माइनस f ऑफ z नॉट मॉड इज इक्वल्स टू
जी मॉड स्क्वायर माइनस जी नॉट मॉड स्क्वायर ओवर ऑल मॉड। आपको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है ए माइनस बी के, ए प्लस बी के। ओके, हम ये अप्लाई कर देते हैं। ये हमारे पास आ गया जी मॉड माइनस जी नॉट मॉड। ठीक है, जी मॉड प्लस जी नॉट मॉड। फिर अगली हमें प्रॉपर्टी पता है कि Z1 Z2 मॉड के अंदर हो, Z1 मॉड आता है, Z2 मॉड आता है, इसी तरह से। ओके, यहाँ पर हमारे पास क्या बन जाएगा, f of z minus f of z naught mod is equals to z mod minus z naught mod z mod plus z naught mod। ठीक है, क्या चीज आ गई, मैंने मॉड की जस्ट प्रॉपर्टी इसके ऊपर अप्लाई कर दी है। ओके, अब मुझे क्या करना था, इससे कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन के अंदर कन्वर्ट करना था। मैं यहाँ पे लेट, और मुझे पता है हर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए एक डेल्टा एग्जिस्ट करता है। ठीक है, एप्सिलॉन अगर ग्रेटर देन 0 है तो मैं लेट कर लेती हूँ कि ये जो मेरे पास टर्म है ये पूरी की पूरी लेस देन है एप्सिलॉन से। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ कि मेरे पास जी मॉड माइनस जी नॉट मॉड, ठीक है, और चलें इनका मॉड खत्म यहाँ से कर देते हैं, नॉट अ बिग डील। ये इस तरह से लिख लेते हैं, जी मॉड प्लस जी नॉट मॉड, ये मेरे पास एप्सिलॉन से, जी माइनस जी नॉट मॉड जो हो गया वो लेस देन हो गया एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय जी प्लस जी नॉट मॉड से। यहाँ पे हम चूज कर लेते हैं कि जो डेल्टा है वो इक्वल है एप्सिलॉन ओवर जी प्लस जी नॉट मॉड के। अगर आप चाहें डबल मॉड लगाना वो भी लगा सकते हैं, नॉट अ बिग डील, पॉजिटिव नंबर ही है। यहाँ से z माइनस जी नॉट मॉड लेस देन हो जाएगा डेल्टा के। ये जो पूरी टर्म है f ऑफ z माइनस f ऑफ z नॉट, ये ऑलरेडी लेस देन एप्सिलॉन हो गई। तो इसका मतलब है कि हमारे पास यहाँ पर कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी है कि f ऑफ z माइनस f ऑफ z नॉट मॉड लेस देन एप्सिलॉन से वेन एवर z माइनस जी नॉट मॉड लेस देन डेल्टा से। ठीक है, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि हमारा जो फंक्शन है वो हमारे पास कॉन्टिन्यूस हो गया। अब जी नॉट हमने कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट लिया था। ठीक है, अगर जी नॉट मैंने कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट लिया था उस कॉन्टिन्यूस है, इसका मतलब है मेरी पूरी की पूरी कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर मेरा फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूस होगा। ठीक है, तो आपने यहाँ पे लाजमी पे लिखना है कि हमारे पास जो जी नॉट है वो एक आर्बिट्रेरी पॉइंट हमने लिया था। ठीक है, तो जो हमारा फंक्शन है वो हमारे पास कॉन्टिन्यूस होगा कॉम्प्लेक्स प्लेन के हर पॉइंट के ऊपर। ठीक हो गया। अगर आपको इसमें अभी भी कुछ समझ ना आया हो तो आप पूछ सकते हैं।